और आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम का ये थर्ड लेक्चर। इससे पहले हमने 2 लेक्चर बना चुके हैं, यानी कि वीडियो बना चुके हैं। उसके अंदर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे नंबर सिस्टम के बारे में, जैसे जातीय मान, स्थानीय मान, संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा चुका हूँ। तो पहले अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो उसको ले लें, तभी आप ये जो क्लास चल रही है वो आप समझ पाएंगे। तो इसके अंदर आज हम क्या बात करेंगे वो देख लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी, इमेजिनरी जो आपके नंबर्स होते हैं, यानी कि काल्पनिक संख्याएं, वहाँ तक हमने बात कर ली थी कि क्या होती है काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। तो अब उसी के आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ से आपका जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है। क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं आपको कुछ आइडेंटिटी बताऊँगा, यानी कि कुछ सूत्र बताऊँगा जिनको आपको लर्न करना है, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नंबर सिस्टम है हमारे पास। अब हम बात करते हैं परिपूर्ण संख्या। तो परिपूर्ण संख्या क्या होती है वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखो, परिपूर्ण संख्या क्या है, आपको मैं एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आप देखिए कैसे क्या है। देखो, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 28, क्या है 28, और इसके गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड कैसे होंगे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। जैसे आपने ये सीखा होगा, इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, डिवाइड 2 से करके देख लेते हैं तो कितने टाइम गया। अब जिसको डिवाइड नहीं आता, यानी कि भाग करना नहीं आता, वो देखिए, ठीक है, और ये गया, ओके। तो ये कितने टाइम गया, 14 टाइम गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 14। यहाँ पे देखिए 7, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये 7, ये हो गया आपके पास। अब इनके जो गुणनखंड हैं, जैसे क्या मान लीजिए, देखिए 7 2 जाए, यानी कि 7 दूना 14, ओके, 7 है, और 2 से 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसके अलावा 2, ठीक है। ये होंगे इसके बेसिक सारे गुणनखंड। इन सब का सम, और इसके अलावा एक इसमें 1 से भी हो जाएगा आपका। इन सब का सम यानी कि प्लस करने पर क्या हो गया, देखिए। अब जैसे ऐड कर लीजिए इसको, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 7 14, एंड 14 + 4 18, 18 का 8 हो गया, ओके। एंड ये 1 कैरी इसमें ऐड किया तो कितना, 28, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर से मतलब क्या समझ में आया, यानी कि कोई संख्या हो, उसके गुणनखंडों का योग, संपूर्ण गुणनखंडों का योग। जैसे यहाँ पे देखिए कितने गुणनखंड हैं, 14 है, 7 है, 4 है, 2 है और 1 है। इन सब का योग कितना हो जाए, उस नंबर के बराबर हो जाए, तो वो होता है परिपूर्ण संख्या। यानी कि वो संख्या कौन सी होती है, परिपूर्ण संख्या है। आई थिंक आज समझ में आ गया होगा आपको। तो आप इसको सिंपली, कोई भी संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो आपको इस तरीके से उसे करके देखना है। जो भी उसके गुणनखंड हैं उन सबको निकालना है, ठीक है। जैसे आपको मैंने यहाँ पर निकालना सिखाया आपको। उसके बाद उन सबको आपको प्लस करना है, यानी कि जोड़ना है। अगर उनका सम जो संख्या है उसके बराबर ही आ रहा है, तो समझिए वो क्या है, एक परिपूर्ण संख्या है, यानी कि परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने ये स्लाइड ओपन हो गई है, उसे देख लीजिए एक बार। पूर्णांक जो अपने सभी गुणनखंडों के योग के बराबर हो, ठीक है। तो ये आपको लाइन याद रखनी है, कभी आपको भूलना नहीं है। देखो, मैंने यहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाने के लिए, जो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी परिभाषा के अंदर, जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे कि आप उसको याद रख सकें, ठीक है। तो पूर्णांक जो अपने सभी गुणनखंड के योग के बराबर हो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 28, ओके। तो इस तरीके से आपको निकालने हैं। तो अब आपको अपनी जो भी आपकी बुक है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको हमसे पूछना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग जोड़ का तस्मक। अब तस्मक क्या होता है, तस्मक का मतलब सिंपल सा समझिए, तत्समक, ओके। मतलब कोई ऐसा नंबर जोड़ें जिसको कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे मान लीजिए किसी नंबर में, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 में 0 जोड़ दे तो क्या बनेगा भाई, 4 ही बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या समझेंगे कि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए 0
को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। तो आपसे कोई कहे कि जोड़ का तत्समक क्या होता है, वो होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। तो अब गुणा का क्या होगा, थोड़ा लगाइए दिमाग कि गुणा के लिए क्या होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि मतलब एक ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, तो वो जीरो हो गया, यानी कि जीरो को किसी में जोड़ दो वही नंबर रहेगा। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ गुणा का, यानी कि मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई नंबर में कोई फर्क नहीं पड़े। भाई सिंपल सा बात है, 1 को कर दो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई। जैसे अगर 8 को 1 से किया तो 8 ही आ गया। 14 को करेंगे चाहे कुछ भी ले लो आप, तो 14 ही रहेगा। तो यानी कि गुणा का तत्समक क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। अब देखो ये वर्ड थोड़ा तत्समक ऐसे ही है, लेकिन आपको याद रखना है कि जोड़ का 0 होता है और गुणा का क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके स्टार्टिंग हमारे मतलब जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब हम एक और देखते हैं यहाँ पर भाजकता के नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको दिमाग में बिल्कुल रटे हुए समझ में आने चाहिए कि कौन से क्या नियम होते हैं, किस नंबर का क्या नियम है, सब कुछ। हम स्टार्ट करते हैं 2 से, यानी कि 2 की भाजकता का नियम। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से भाज्य होती है, यानी कि 2 से डिवाइड होती है। ठीक है, कैसे समझिए, देखो जरा, बहुत सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे ले लीजिए, मान लीजिए फिर आपको जैसे मान लीजिए 16 ले लीजिए आप। क्या 16 2 से डिवाइड है? बिल्कुल भाई डिवाइड है। ठीक है, 6 आ रहा है एंड में। ठीक है, मैंने कहा था कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी हो वो 2 से क्या होगी? भाज्य होगी। ठीक है, अब कोई बड़ा नंबर लेते हैं, देखो जरा 4350। ठीक है, अब आप में से बहुत से लोग अटक जाएंगे कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये 2 से भाज्य है कि नहीं है। अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो याद नहीं है तो आप अटक जाओगे, आप डिवाइड करके देखोगे भाई 2 से है कि नहीं है। नहीं, आपको अगर याद है तो आपको डायरेक्ट बोलोगे आप, ठीक है, कि भाई 0 आ रहा है एंड में तो मतलब ये 2 से भाज्य होगी। ठीक है, अब देखिए और देखिए 42588, ये भी देखिए 8 आ रहा है एंड में, तो यानी कि ये भी 2 से भाज्य होगी। तो मतलब जो भी संख्या जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से डिवाइड होती है, यानी कि भाज्य होती है। ये होता है 2 की भाजकता का नियम। ठीक है, बहुत इजी था इसके अंदर। अब आगे देखते हैं हम लोग 3, यानी कि 3 की भाजकता का नियम। क्या होगा भाई इसमें? बताइए बताइए जरा, किसी को पता हो तो। देखिए 3 की भाजकता का नियम क्या होता है कि किसी संख्या के अंकों का योगफल, क्या अंकों का योगफल अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 से पूरा पूरा चला जा रहा है, तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। अब जरा इसको हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 102। ठीक है, अभी क्या ये संख्या 3 से भाज्य है? कैसे पता करेंगे? देखो मैंने क्या कहा, संख्या के अंकों का योगफल, यानी कि 1 + 0 + 2 कितना हो गया भाई? ये हो गया 3। ओके, अब 3 से 3 को डिवाइड हमने क्या किया? हमने क्या कहा था कि संख्या जो भी संख्या है उसके अंकों का योगफल किससे डिवाइड कर दें? 3 से अगर भाग दे दें और वो पूरी तरीके से चला जाए। कैसे मतलब पूरी तरीके? मतलब क्या होता है यहाँ पे, 3 से किया, एक बार गया, नीचे कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा भाई, माइनस करने पर ठीक है 0 बच रहा है, यानी कि ये पूरी तरह गया हुआ है। तो मतलब ये जो संख्या है 102 वो क्या होगी? 3 से भाज्य होगी। ठीक है, ये तो हो गया छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं और उसको देखते हैं। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर 8, 5, 7, 6, 1। अब देखो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। अब इसको आप कैसे पहचानोगे? एग्जाम में आ गया अगर आपको ये रूल याद नहीं है तो अभी आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबको पहले प्लस करते हैं, 8 + 5 + 7 + 6 + 1। ठीक है, सबको प्लस करके देखिए क्या बन रहा है भाई। तो ये बनेगा, देखिए 6 + 1 7, 7 + 7 14। ठीक है, 14 + 5 19, 19 + 8 कितना हो गया भाई? 27। कितना हो गया? 27।
अब इसको भी आप प्लस कर सकते हो, कैसे? 2 प्लस इसको भी तोड़ लीजिए, 2 को और 7 को, इसको भी आप प्लस कीजिए, कितना हो गया भाई? यहाँ पे हो गया 9। कितना हो गया? 9। अब 9 को 3 से भाग करके देखते हैं हम लोग, कितनी बार गया भाई? 3 बार गया। अच्छा, अगर टेबल याद नहीं है, टेबल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है? टेबल मतलब पहाड़े। तो 3 आ गया, ये पूरी तरह से भाज्य हो गया, तो यानी कि ये हो गया 3 की भाजकता का नियम, ठीक है? तो आपको ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट देखना है। अपनी कॉपी में जो भी मैं लिखा रहा हूँ उसे लिख लीजिए अच्छी तरीके से, जैसे कि आपको बाद में याद रहे, ठीक है? ये हो गया। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, 4 की भाजकता का नियम। अब 4 की भाजकता का नियम क्या होता है कि भाई कोई संख्या है, उसकी इकाई और दहाई, यानी कि इकाई और दहाई के जो अंक है उन दोनों में 4 का भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी। कैसे होगी क्या देख लेते हैं। पहले एक सिंपल से ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, छोटा लेते हैं फिर बड़ा देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं 116, ठीक है? अब 116 के देखो, ये है इकाई, ये है दहाई, ठीक है? यानी कि दोनों में क्या हो गए भैया? ये हो गए 16, ठीक है? अब इसमें हम क्या करना है, हमें 4 का भाग करना है। कितने टाइम गया भाई? 4 बार गया ये, यानी कि पूरी तरीके से ये जा रहा है भाग इसके अंदर, यानी कि ये जो संख्या है 116 ये 4 से भाज्य होगी, ठीक है? तो ये तो बहुत छोटा सा नंबर हो गया। अब हम एक बड़ा नंबर देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं 15396, ठीक है? अब इसको चेक करके देखते हैं कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो अंत में क्या है? 96, और आपसे पूछ ले, मतलब एग्जाम में इस तरीके से आएगा कि भाई ये संख्या 4 से भाज्य है या नहीं, या फिर ऐसा आपको ऑप्शन दे देगा, ये संख्या दे दी आपको और आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन से नंबर से ये भाज्य होगी, ठीक है? तब आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है? तो 96 में हमने क्या किया, लास्ट के 2 इकाई और दहाई, इन अंकों में हमने 4 का भाग करके देखा, तो ये गया, ठीक है? 4 2 जा, यानी कि 4 दूनी 8, 1 बचा, और ये 6 को नीचे ले लिया, ठीक है? अब इसको वापस करके देखा तो कितना हो गया भाई? ये हो गया 0, ठीक है? यानी कि 24 बार जा रहा है, यानी कि ये जो संख्या है 153 96 ये 4 से भाज्य होगी, ठीक है? बहुत सिंपल। देखो आपको ये 3-4 बार आप रटोगे, समझोगे, सुनोगे, आपको ये याद हो जाएंगे, और उनको रिवीजन करते रहना है। ये नहीं कि बस मैंने पढ़ा दिया और आप इसको लिख लिया और बैठ गए, तो भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, ठीक है? तो हमारे 2 की भाजकता का नियम हो गया, 3 का हो गया और 4 का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 के लिए, ठीक है? देखिए 5 की भाजकता का नियम बहुत सिंपल है। ये तो आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते वो भी सुन लीजिए, जो जानते हैं वो भी सुन लीजिए। जिस संख्या के अंत में क्या है, 0 और 5 हो, वो संख्या 5 से भाज्य होती है। अब कैसे समझेंगे? जैसे 95 समझो, छोटी संख्या लेते हैं हम लोग 95। अब 95 के अंदर क्या डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल होगा भाई, एंड में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। करके देखें? हाँ बिल्कुल कर देखो भाई, 1 बार गया, ये 4 बचा, ये 9 बार गया, तो ये हो गया, ठीक है? तो कितनी बार गया? 19 टाइम्स, ठीक है? ये तो बहुत छोटी संख्या हो गई, कर भी लेते। एक बड़ी संख्या देखते हैं हम लोग, जैसे 85970, ठीक है? क्या आपने क्या रूल सिखाया आपको कि जिस संख्या के अंत में 0 आ रहा हो या फिर 5 आ रहा हो, वो क्या होगी? संख्या 5 से भाज्य होगी। तो इसके अंत में आ रहा है तो मतलब ये भी भाज्य होगी। और देखते हैं हम लोग, ये संख्या होगी भाई, इसमें अंदर 5 आ रहा तो ये भी संख्या 5 से भाज्य होगी। अब हम आते हैं 6 से, मतलब 6 नंबर देखते हैं हम लोग। अगर कोई संख्या 2 से और 3 से, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से विभाजित हो, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है?
तो इसको जरा एक बार आप लिख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने कि जो संख्या, लिख लीजिए, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। और सिर्फ विभाजित नहीं, मतलब कंप्लीट, पूरी तरीके से विभाजित हो, ठीक है, 2 से और 3 से, मतलब कुछ बचे नहीं लास्ट में। कैसे पहचानेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5730, ठीक है। पहले हमने क्या बोला, हमने कि 2 से देखा है, तो करके देखते हैं हम लोग 2 से। इसको ऊपर लिखते हैं ना, हाँ जी, देखिए क्या है, 5730। पहले हम देखते हैं 2 से डिवाइड करके। तो देखिए ये गया 2 दूना 4, एक बचा यहाँ पर, ये 7 आया, 16। फिर ये देखिए 3 नीचे ले लिया हमने, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, देखो यहाँ पर पूरी तरीके से जा रहा है ये, ठीक है, मतलब कुछ नहीं बच रहा ना एंड में, जीरो, कुछ नहीं बच रहा। यानी कि 2865, कितना, 2865 ये है आपके, ये 2 से पूरी तरीके से भाज्य है। इसी तरीके से ये संख्या 3 से पूरी तरीके से भाज्य होगी, यानी कि ये संख्या 6 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ओके, और कोई संख्या देखते हैं हम लोग। संख्या कौन सी है, देखो 85944। देखो बड़ी संख्या की तो डरना नहीं है, सिर्फ अपने जो जो मैंने आपको सिखा रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है। इसको आप कंटिन्यू रिवीजन करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो 85944 हो गया आपके सामने, इसको भी करके देख लीजिए, 3 से कीजिए, 2 से कीजिए, और आपको ये पता चल जाएगी 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अब देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि सर ऐसे तो कितने क्वेश्चन करेंगे। जब एक बार आपको सारे नियम याद हो जाएंगे और आपको प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखते पहचान लोगे कि यार ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे 7 की भाजकता का नियम। अब देखो अब जो आगे आ रहे हैं ना, इनका थोड़ा आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि ये देखो 2 3 4 5 6 यहाँ तक तो इजी होते हैं, लेकिन अब जो आ रहे हैं वो थोड़े आपको नए होंगे आपके लिए, और आपने उसको सुना भी नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए देखो हम लोग पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो 16807, ठीक है, ये संख्या है। तो इसमें करना क्या होता है आपको, जो कि इसकी इकाई संख्या होती है, मतलब किसी संख्या की जो इकाई अंक होता है उसका दुगुना। दुगुना मतलब कि 7 का दुगुना कितना होगा भाई, 14 हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो, ठीक है, 14 हो गया। उसको हमें संख्या में से, यानी कि जो बची हुई संख्या है उसमें से क्या करना है, माइनस करना है, समझ रहे हो। बची हुई संख्या क्या भाई, 1680 है, 7 तो हमने बाहर ले लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 बचा, और बची संख्या 1680 है, इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस किया तो कितना बचा है यहाँ पर, करके देख लीजिए, ये आ गया, ठीक है। देखो यहाँ से कैरी लिया हमने, 10 हो गया, 10 में 4 गए, कितने बचे, 6 बचे, 7 में से 1 गया, 6 बचा, और यहाँ भी देखिए 6 और ये कर लिया हमने, यहाँ पे हो गया 166। देखो अभी ये आ गया। अब अगेन आपको वही काम करना है, क्या करना है, जो इकाई जो अंक है उसका दुगना। कितना हो गया भाई दुगना, 12 हो गया। इसको देखो कितना बचा भाई, ये बचा 4, ये 5, कितना 154 बचा, ठीक है। अब 154 का अभी वही सेम सिस्टम, 4 का दुगना, कितना यहाँ पे देखो 7, यानी कि ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अंत में क्या बच रहा है यहाँ पर, 7 बच रहा है, क्या बच रहा है, 7। तो इसको अगर आपको लिखना है तो इसको आप लैंग्वेज लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को, इसको मैं लिख देता हूँ आपके सामने, किसी
संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटाने पर यदि शेष संख्या 7 से कट जाए या फिर भाग हो जाए, ठीक है, कट जाए, तो वह 7 से भाज्य होती है। तो वह 7 से भाज्य होती है। आपकी मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है सब कुछ, आप इसके लिख सकते हैं, ठीक है। यदि कोई संख्या इकाई के अंक को, ये अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इकाई के अंक को दुगना करना है और शेष संख्या में से माइनस करना है। अब ऐसे मत कर देना कि भाई ये संख्या है और इसमें आपको इसको डबल भी कर दो और ये कंप्लीट संख्या ले लो, ऐसी नहीं। जो नंबर ले लिया उसको छोड़ दो और जो रिमेनिंग संख्या है उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपके 7 की भाजकता का नियम। तो देखो आपको कुछ ये जैसे ये नियम होते हैं, 7 के हो गए, 11 के हो गए, 13 का हो गया, 17 का हो गया, इनको आपको याद रखना है। 2 3 4 5 6 7 ये तो आपको याद हो भी जाएंगे और हो भी बहुत से लोगों को होंगे भी, बट ये जो 7 का है ये आपको थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या समान अंकों की पुनरावृत्ति 6 अंकों तक हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे मान लो 4 4 4 4, यानी ये 6 बार आ रहे हैं 4। जैसे मान लीजिए कोई आपको नंबर दे 5 5 5 5 5 5 5, ये 6 बार 5 आ रहे हैं, तो समझ जाओ ये संख्या 4 से विभाजित हो, सॉरी 7 से विभाजित होगी, ठीक है। अभी आगे और ही बताएंगे ये और से भी विभाजित होती है, लेकिन ये अभी हम 7 का नियम पढ़ रहे हैं तो अभी आपको 7 का समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 की भाजकता का नियम, कि भाई 8 का कैसे होगा, ठीक है। तो देखो हमने अभी 4 का देखा था, 4 में क्या था, इकाई और दहाई के अंकों में हमने डिवाइड किया था। 8 में कुछ नहीं करना, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, उसको देख लेना है नंबर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, 73584, ठीक है। तो वापस सुन लीजिए अगर आप भूल गए हो कि 4 का नियम क्या था कि इकाई और दहाई, ठीक है, और अब जो 8 का नियम है उसमें क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, इन तीनों संख्या को लेना है, ठीक है, यानी कि 584। अब इसको हमें डिवाइड करके यानी कि भाग करके देखना है। अगर ये पूरी तरीके से भाज्य होती है तो सही है भाई, आपकी जो संख्या होगी वो 8 से भाज्य होगी। अगर नहीं होती पूरी तरीके से तो मतलब नहीं होगी। तो करके देखें, आप कर समझ गए होगे आप लोग, करके देख लो। देखिए 8 डिवाइड किया, 58 को कितने बार गया भाई, 7 बार गया, ठीक है। कितने बच्चे, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, और ये 5 में से 5 जीरो, और 8 के 8 3 जा यानी कि 8 तिया 24, ठीक है, यानी कि ये 7 पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, यानी कि नीचे 0 आ रहा है। तो ये हो गई 8 की भाजकता का नियम, ठीक है, कोई इसमें हार्ड नहीं है। अब जो हम आगे चल रहे जाते हैं 9 से, ठीक है। अब 9 का भी जैसे आपको 3 का क्या किया था हमने, 3 में हमने जो भी अंक थे उनका सम किया था, यानी कि उसको प्लस किया था, जोड़ा था, और उसमें 3 का भाग दिया था। वैसे ही 9 का भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। क्या है कि भाई किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वह संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम लोग, संख्या हमारी 47691, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, तो देखो 47691 सबको प्लस करके देख लो, 9 और 1 10, 10 प्लस 6 16, 16
16 4 20, 20 20 और 7 27, ठीक है, ये हो गया। अब चाहे तो देखो, अगर आपको वैसे तो बहुत ईजी है, 9 से 27 भी पूरी तरीके से विभाजित होता है, या फिर आप इसको भी छोटा कर लीजिए, 2 + 7 यानी कितना हो गया 9। तो अब 9 से 9 तो चला ही जाएगा ना आराम से, तो यानी कि ये जो संख्या है वो 9 से भाज्य होगी, यानी कि विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये था। तो आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, 7 वाले पे करना है, ठीक है। ये तो आपको थोड़ा 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन 7 वाला और 11 वाला अब जो आ रहा है, यानी कि 11 नंबर का, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग 11 नंबर का, कि 11 जो है उसकी भाज्यता का नियम क्या है। देखो क्या है कि इसमें जो बहुत सिंपल है, मैंने आप पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको इसकी डेफिनेशन दूंगा, ठीक है। कोई नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 9 5 7 4 4, ये एक नंबर है, और आपसे पूछा कि क्या ये, सॉरी 10 नहीं, ये 11 है यहाँ पर, ओके। तो 9 5 7 4 4 आपसे पूछा कि भाई क्या है ये, मतलब ये क्या 11 से विभाजित होगा। तो कैसे पता करोगे भाई, अब बहुत सारे नंबर आ गए, तब कैसे करोगे, टाइम कंज्यूमिंग तो बहुत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सम और विषम स्थान देखने हैं। तो अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो मैंने आपको सम संख्या विषम संख्या बताई थी, ठीक है। सम कौन सी होती हैं और विषम कौन सी होती हैं, जो 2 से भाज्य होती हैं वो सम होती हैं, जो दो से भाज्य नहीं होती हैं वो होती हैं विषम, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी होंगी भाई, ये देखिए दूसरे नंबर पे क्या है 4, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या है 5, ठीक है। तो ये तो हो गई सम संख्या, यानी कि 5 और 4, ये तो हो गई सम संख्या। और जो ये बच गई देखो 4 7 और 9, ये क्या हो गई आपकी विषम संख्या हो गई। अब वो करना क्या है, इन जो सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, यानी कि इनको प्लस करना है। कैसे करोगे, जैसे 9 + 7 + 4 प्लस किया हमने, और इसके अलावा ये 5 + 4 इसको भी प्लस किया, ठीक है। इनको प्लस करके आपको माइनस करना है। तो देखो कितना हो गया, 9 + 4 कितना हो गया 13, 13 + 7 20, ओके, और 5 + 4 9, और यहाँ पर कितना बचा आपके पास 11 बचा। तो अब आप जो नियम है वो लिख लीजिए, बहुत सिंपल सा नियम है। जिस संख्या के, मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 हो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या हो 0 या 11 हो, तो वह संख्या 11 से क्या होगी विभाजित होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो अभी जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा कि कितना बचा था भाई, 20 - 9 करने पर 11 बचाता, यानी कि वो संख्या 11 से क्या होगी विभाजित होगी। तो आपको ऐसे ही कोई संख्या मिलती है तो आपको ये करके जरूर देखना है, ठीक है। वापस सुन लीजिए, याद कर लीजिए। देखो मैं आपको रिपीट बार बार कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। तो आपको अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में रखना है कि भाई सम स्थानों का योग कर, सम स्थान पर जो संख्या है उनको जोड़ना है, और विषम संख्या स्थानों पर जो संख्या है उनको जोड़ना है। जो ज़्यादा बड़ी है उसमें से माइनस कर दो। अगर 0 और 11 आ रहा है तो वो संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो 11 का हो गया। अब हम देखते हैं 13 का। 12 का वो सिंबल होता है, 13 का देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो 13 का क्या है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम लोग 13 को समझने के लिए, फिर उसको आपको पूरी इसकी डेफिनेशन देंगे, ठीक है। देखो जैसे ये नंबर है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा था भाई, 7 की भाज्यता के नियम में क्या देखा था हमने कि भाई ये जो इकाई संख्या थी,
ठीक है, उसका हमने क्या किया था, दुगुना किया था। क्या किया था, दुगुना, यानी कि 14 कर दिया था हमने। ठीक है, अब 13 की भाज्यता के नियम में क्या करना है, जो इकाई संख्या है उसका चौगुना, यानी कि 4 से गुना। ठीक है, 7 की भाज्यता के नियम में 7 से गुना यानी दुगुना, और 13 की भाज्यता के नियम में चौगुना, यानी कि जो इकाई संख्या क्या है यहाँ पर 8 है। 8 को क्या करेंगे भाई, 4 चौगुना चौगुना कर देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32। अब पहले हमने 7 वाले में क्या किया था, माइनस किया था। क्या किया था हमने, माइनस किया था, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक संख्या क्या थी, 11 सॉरी 1 1 6 4 8। ठीक है, सॉरी 1 1 6 4 8। ठीक है, ये आपकी संख्या थी। तो यहाँ पे क्या थी, ये देखो, और वही सेम सिस्टम रखना है आपको कि जो संख्या ले ली उसको छोड़ दो, और जो रिमेनिंग बची है उसको लेना है। तो यानी कि ये ले 11 64 ले लिया हमने, और उस प्लस करना है इसमें हमें, और उसका चौगुना यानी कि 32 प्लस कर दिया। ठीक है, तो कितना बचा भाई, प्लस करके देख लो भाई कितना हुआ, ये 4 2 6 9, तो 11 96 हो गया। अगेन वही वही 6 का चौगुना। ठीक है, तो कितना 24 हो गया। इसको क्या 143, और इस तरीके से इसमें लास्ट वाले में भी वही करना है आपको। 3 का चौगुना कितना कितना हो गया, 12 हो गया, और ये कितना हो गया 26। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड किया कितना हो गया, 2 बार गया, यानी कि ये संख्या 13 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये हो गए 13 तक की जो भाज्यता के नियम। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, 7 पर देना है और 13 पे देना है। 13 वाले में हमने क्या किया था, दुगना किया था, सॉरी 7 वाले में क्या किया था, हमने दुगना किया था और फिर माइनस किया था। और 13 वाले में क्या करना है आपको, चौगुना करना है, कि 4 से गुणा करना है और प्लस करना है। ठीक है, और वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा दोनों के अंदर, कि जो नंबर ले लिया उसको नहीं लेना है हमें संख्या में प्लस या माइनस करने पर। तो ये हो गए 13 तक की भाज्यता का नियम। आगे वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे 17 19 के बारे में, और जो भी एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में जो वीडियो था इसमें इतना ही है, आगे वाले वीडियो में हम और आगे बात करेंगे। अगर आप अभी तक कोई अभी ये समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर बताएं, आपकी जो भी क्वेरी है वो दूर की जाएगी। ठीक है। श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम, जो कि हमारी पहली क्लास है। और यहाँ से आप वो सब कुछ नंबर के बारे में जान पाओगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, और एक मैथमेटिक्स के लिए जो बेसिक नीड होती है, यानी कि जो आपकी नींव तैयार करता है, वो आप यहाँ से सीख पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम ये हमारी मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी कि संख्या पद्धति क्या होती है, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में कैसे उन्हें आपको सॉल्व करना है, जिससे कि आप अपने जो भी आपका एम है, जहाँ भी आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ पर आप लग सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, नंबर सिस्टम क्या कहते हैं, इसको हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर यानी संख्या होती क्या है। तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि संख्या क्या होती है, लेकिन हम फिर भी जिनको नहीं आता उनके लिए, संख्या मतलब जैसे मान लीजिए 4 2 3 5 4 3 2 5, ये एक संख्या हो गई आपकी। ठीक है, अब ये किससे मिलके बनी हुई है, ये बन रहे हैं 4 3 2 5, ये क्या है हमारे, ये है हमारे अंक। ठीक है, यानी कि 4 3, अब अंक कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4, यानी कि 9 तक, ये हमारे क्या है, अंक। और अंकों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, संख्या कहते हैं। ये एक समूह है। ठीक है, 4 3 2 5 4 अंकों का समूह है, अलग अलग नंबर, अलग अलग अंक हैं यहाँ पर। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, संख्या यानी कि नंबर कहते हैं। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो देख लेते हैं, क्या एग्जाम में पूछा जाता है वो भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए,
सबसे पहले बात करते हैं फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो वर्ड से क्या मीनिंग निकल रहा है, जातीय मान का मतलब क्या हो सकता है। जाति देखिए हर किसी की आपको पता हो कि हमारे देश में हर किसी की एक जाति होती है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, ठीक है, कोई अग्रवाल, इस तरीके से एक जाति होती है ना सबकी। तो वैसे ही अब अंक की भी यानी कि जो नंबर्स होते हैं उनकी भी एक जाति होती है। कैसी जाति होती है वो हम लोग यहाँ जानेंगे, और इसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो दिखता है सामने, वो कि जैसे ये फेस है, ये दिख रहा है, तो ये होगी इसकी फेस वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे लिखा है किसी अंक का अपना मान क्या होता है, उसकी जातीय मान होता है। इसको हम शुद्ध मान भी कहते हैं। आपका अगर एग्जाम में आपके जातीय मान लिखा है या फिर आपके शुद्ध मान लिखा है तो कन्फ्यूज नहीं होना ना, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं जरा। आपसे पूछेगा कि जैसे मान लीजिए 3, 1, 2, 5, 6, इसमें आपसे पूछेगा कि 2 का शुद्ध मान बताइए या फिर जातीय मान बताइए। तो कैसे बताओगे, क्या दिख रहा है आपको, 2 का 2 ही दिख रहा है, तो 2 ही यानी कि 2 का 2 ही उसका क्या है, शुद्ध मान है, जातीय मान है, ठीक है, याद रहेगा। यानी कि जो दिख रहा है उसको बता दीजिए बस। 6 का क्या है यहाँ पर, 6 का वही 6 ही होगा। 3 का क्या है, ये भी 3 ही होगा। यानी कि जो दिख रहा है वही उसका जातीय मान है, यानी कि शुद्ध मान है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इसकी चीज में। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें, देखिए इसको रफ कर लेते हैं हम लोग। जैसे पूछ लेते हैं कि जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 1, 5, 6, 2, 4, ठीक है। इसमें पूछा आपसे 6 और 5 का जो जातीय मान है उनका अंतर क्या होगा। वापस सुनिएगा, 6 और 5 के जातीय मान यानी कि शुद्ध मान का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 6 का जातीय मान 6 ही होगा और 5 का जातीय मान भी क्या होगा, 5। अब इनका अंतर मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो यानी कि 6 में से 5 गए तो क्या बचा, 1 बचा। तो जातीय मान का अंतर कितना हुआ, 1 हो गया, ठीक है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से निकालना है। यानी कि जो दिख रहा है फेस वैल्यू उसको लेना है, और जहाँ से जिससे कंपेरिजन कर रहे हैं यानी कि जिससे पूछ रहे हैं उसमें से माइनस कर दीजिए, आपका अंतर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये एक और टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें आपके। और देखते हैं हम लोग, एक होता है आपका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। अब स्थानीय मान जैसे कि आप शब्द से समझ पा रहे हैं, स्थान यानी किसी का स्थान कहाँ पर है, उसका प्लेस कहाँ पर है, यानी कि उसकी स्थान कहाँ पर है, वो उसका मान आपको निकालना है। जैसे देख लेते हैं, किसी संख्या में अंक का स्थान, ठीक है, किसी संख्या में अंक का स्थान वो क्या होता है, उसका प्लेस वैल्यू नहीं स्थानीय मान होता है। कैसे, अब ये बहुत ध्यान से समझिएगा, देखते हैं। चलो जैसे मान लीजिए बहुत छोटे लेते हैं पहले हम लोग, 3, 4, 5, ठीक है। अगर हम इसको विस्तार करें तो आपको पता हो, अगर आपने तीसरी चौथी क्लास में आता है कि इसको विस्तार करना, तो विस्तार कैसे करते हैं, देखो विस्तार ऐसे करते हैं, समझना थोड़ा विस्तार कैसे करते हैं इसको। देखिए ये देखो, ये होता है हमारे पास इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये सिंपल, ठीक है, 3 अंकों की संख्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 के आगे जैसे आप देख पा रहे हैं 3 के आगे सिर्फ कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो क्या लगा दिए, 2 0 लगा दीजिए, बीच में प्लस लगाइए। अब ले लीजिए 4, ठीक है, 4 के आगे कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो ये 1 0 लगा दीजिए। और 5 के आगे कोई अंक नहीं है, तो 5 का 5 आ गया। अब इसको प्लस करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो कितना हो गया, 3, 4, 5, ओके, 3, 4, 5 हो गया। इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, 3 × 100, ओके, एंड 4 × 10 और 5 × 1, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत होना, अगर कोई आपको ये बताता है और अगर मैंने आपको ये बताया तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गई, इसका विस्तार रूप हो गया, ठीक है।
अगर अब मैं पूछता हूँ आपसे कि इसके अंदर ये जो 3 4 5 है, इसके अंदर 3 का स्थानीय मान बताइए, तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि इसके जो भी अंक है उसको क्या कर दिए, 0 कर दीजिए। ठीक है, तो यानी 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, 300 यानी कि 300। ओके, 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 4 का आगे एक ही अंक है तो क्या लगा देंगे हम लोग, 1 0 लगा देंगे, तो 40 हो गया 4 का स्थानीय मान। और 5 की बात करें तो 5 का क्या होगा, 5 का 5 ही रहेगा, ये याद रखिएगा, 5 का स्थानीय मान 5 ही रहेगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल छोटा मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए अब एक बड़ी संख्या ले लेते हैं हम लोग, 7 6 8 5 3 4 1। ठीक है, आपके सामने ये संख्या लिखी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें 8 का, किसका, 8 का स्थानीय मान बताइए। अब कैसे बताओगे 8 का स्थानीय मान, बताइए मुझे जरा। सिंपल सी चीज है, 8 के आगे कितने हैं, 4 अंक हैं, कितने हैं, 4 अंक, तो 8 और ये 4 0 आपने लगा दिए, सिंपल। तो क्या हो गया, 8 का ये स्थानीय मान हो गया। ठीक है, एक और समझ लेते हैं, ये तो हो गए सिंपल नंबर वाले। अब आ जाता है कई पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए 0.03। ठीक है, इसमें आपसे पूछ लिया कि इसका स्थानीय मान बताइए। ठीक है, कैसे निकालोगे आप लोग, देखो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कर लीजिए। यहाँ पे ये पॉइंट है यानी डेसिमल लगा हुआ है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया 2 अंक के बाद हो गया आपके पास। देखिए यहाँ पे 1 2 2 अंक थे तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट हटा के क्या कर दिया, नीचे 2 0 लगा दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 3 का स्थानीय मान बताइए। क्या बताइए, 3 का स्थानीय मान बताइए। तो देखो 3 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ही, तो 3/100, तो ये क्या हो गया, 3 का स्थानीय मान हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका। इसके अलावा और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक और हम देखते हैं पॉइंट वाला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए 0.03721 और आपसे पूछा जा रहा है कि 3 का स्थानीय मान बताइए। अब कैसे करोगे इसको, बहुत सिंपल करना है आपको, पहले हमें वही पॉइंट हटाना है। तो कैसे हटाओगे पॉइंट, ये 0 लगाया हमने, 3721, पॉइंट का आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया, नीचे कितने अंक है, 1 2 3 4 5, ओके, ये हो गया 5। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछा 3 का स्थानीय मान, ठीक है, और 3 के आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 × 1000। ठीक है, 5 0 हो गया आपके पास, इन 3 0 से इन 3 0 काट दिया, क्या बचा, 3/100, ये क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया। यानी कि 0.03721 में 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, 3/100। ठीक है, इसे आप 3% भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी एक और सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन और आ गया। अब हम अब एक और लेते हैं फेस वैल्यू का क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना, अब सॉल्व करने की ट्राई करना कि 6 3 5 7 9 8 2, ठीक है, ये है। और इसमें पूछा जा रहा है कि 5 यानी कि 5 और 9 का जो जातीय मान है, इनका अंतर क्या होगा, जातीय मान का अंतर क्या होगा, कैसे निकालेंगे आप लोग। अब वो करना क्या है, मैंने आपको बताया कि जातीय मान जो दिख रहा है यानी कि फेस वैल्यू, अगर आपको हिंदी से समझ में नहीं आता तो आप लिखा रखिए फेस वैल्यू, जो फेस कैसा है, 9 का क्या दिख रहा है, 9 ही दिख रहा है आपके पास, और 5 का भी फेस वैल्यू क्या होगी, यानी कि जातीय मान कितना होगा, 5 ही होगा। इनका अंतर यानी कि माइनस कितना हो गया,
4। ठीक है, 4 हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया और लेते हैं आपके सामने, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा उसमें फंस सकते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए 7 4 3 8 3 4 8 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर कि इसमें 8 का स्थानीय मान बताइए। क्या बताइए? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू बताइए। आप कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पर तो कन्फ्यूज हो गए भाई, यहाँ पर तो 8 2 बार आ गया, यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया। अब कैसे लें? देखिए कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। स्थानीय मान कैसे निकालना है यहाँ पर, ये समझिए। ये 8 है, कितने अंक हैं इसके बाद? 8, 4 अंक है। ठीक है, ये 8 है, इसके आगे कितने अंक है? 1 अंक है, यानी कि 1 0। और इनको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। कर दिया माइनस, कितना बचा हमारे पास? 0 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0 2। यहाँ से एक कैरी ली थी हमने, यहाँ पर 10 हो गया था, यहाँ पे कितने बच गए? 9 बच गए यहाँ पर। तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, यानी कि आंसर कितना हो गया हमारे पास? 79920। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, कोई इसमें हार्ड नहीं था। देख लेते हैं एक बार चीज, देखिए यहां पर जैसे मैं आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कैसे क्या करना है आपको। अपनी कॉपी देखो, अगर आपको मैथ अच्छी तरह से सीखना है तो हर क्वेश्चन को आपको कॉपी के अंदर सॉल्व करके देखना है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप देख रहे हैं, वो उससे होगा नहीं। आपको हर चीज़ कॉपी के अंदर करना पड़ेगा, बिना किए मैथ होगी नहीं और आपको आएगी भी नहीं। तो इसलिए सिर्फ वीडियो ना देखें या फिर सिर्फ क्लास ना लें, पूरी अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में जो भी लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, उसे आप नोट डाउन करते जाइए और जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हो रहे हैं उसे करते रहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि 0.06359 में 6 का स्थानीय मान बताइए। यानी कि क्या मान है बताइए? प्लेस वैल्यू बताइए। दोनों में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ आपको कि प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है हमें? 6 की। ठीक है, तो हमने जैसे सिखाया आपको कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहले पॉइंट को हटाना है। कैसे हटाएंगे पॉइंट को? सिंपली जो नंबर है उसको जैसा है वैसे लिख लीजिए और नीचे पॉइंट के जहां पर है वहां पर क्या लगा लीजिए? 1 लगा लीजिए। अब देखो कितना है ना, 1 2 3 4 5, तो क्या लगाइए? 5 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है? किसका पूछा है? 6 का स्थानीय मान पूछा है, तो 6 के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। ठीक है, तो कितने 0 आएंगे? यहां पर 3 0 आएंगे। तो कैसे लिखोगे आप? ठीक है, 4 होते तो क्या लगा देते हम लोग? 4 0 लगा देते हैं यहां पर, और ये हमने 5 0 लिख दिए। ठीक है, अब ये कट गए आपके, तो इस थर्ड में कितना हो गया इसका? 6 का, ये हो गया इसका स्थानीय मान। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछिएगा, आपको बताएंगे बिल्कुल, है ना। तो ये हो गया कंप्लीट आपका। एक और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, यहाँ पर ये रफ कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 5 6 7 8 9 3 4 5 6, इसमें 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। इसमें देखो दोनों क्वेश्चन है, स्थानीय मान भी है और जातीय मान, दोनों पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों निकालेंगे हम लोग, आराम से निकालेंगे। बिल्कुल शांति से पढ़िए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। तो क्या करना है आपको? पहले हमें देखना है 5 6, प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको क्वेश्चन आने लग जाएंगे। तो देखिए 7 का स्थानीय मान, 7 का कितने जीने हैं हम लोग यहां लिख लेते हैं। 7 का स्थानीय मान क्या होगा भाई? 7 का स्थानीय मान, 7 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो क्या लिख देंगे हम लोग? ये लिख दिया हमने, 4 0 लगा दिए। ठीक है, 70,000 हो गया इसका स्थानीय मान।
इसके अलावा जातिमान, जैसे बताया था ना फेस वैल्यू, जातिमान क्या होगा, 7 की फेस वैल्यू, यानी कि जातिमान क्या होगा, जातिमान 7 ही होगा भाई। और उनका अंतर, अंतर जहां भी आ जाए समझ जाओ कि उसको क्या करना है, हमें माइनस करना है, कुछ नहीं करना, अंतर मतलब माइनस, ठीक है। तो अंतर निकालना है, तो देख लेते हैं क्या अंतर होगा भाई इसका। यहां से हमने कैरी ली तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 10 हो गया, 10 में से 7 गए, कितने बचे, 3 बचे। ये कितना हो गया भाई, 9 हो गए, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये कितना बचा, 6। तो कितना हो गया भाई, 6 6 9 3। ये हो गया इसका 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम किसी को पूछना तो बताइएगा। तो ये हो गया इसका 699,999,3, इसका ये हो गया हमारे पास 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो बिल्कुल बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, ये मैंने आई थिंक पहले बता दिया आपको कि 74383482 में 8 का स्थानीय मान का अंतर। तो स्थानीय मान का अंतर निकालना है आपको इसके अंदर। ऐसे आई थिंक मैंने पहले बता दिया था आपको, देख लेते हैं एक बार, बताया कि नहीं बताया, ठीक है नहीं बताया आपको, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, है ना, कैसे निकालेंगे। 8 का स्थानीय मान का अंतर, वही सेम चीज, दो चीज आ गई यहां पर। तो 8, इसको हमने 8 का कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, तो कितने लगा दिए हमने, 4 जोड़ लगा दिए। और यहाँ पे एक और ये है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 80 लिख देंगे, ठीक है। तो फटाफट करना है अपन को, ठीक है। तो ये 0 0 हो गया आपके पास, ओके। और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 2 बचा, ये बचा 9, ये बचा 9, ये 7 9 9 2 0, ठीक है। तो आपके सामने ये आंसर इसका आ गया, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके कर सकते हैं हम लोग। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछेगा, हम लोग उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं संख्या लेखन। संख्या यानी कि नोटेशन, इसको बोलते इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, नोटेशन। कैसे कैसे संख्या लिखते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली संख्या कैसे लिखते हैं। देखो पूरे दुनिया के अंदर 3 तरीके हैं किसी भी संख्या को लिखने के लिए। पहले है भारतीय तरीके। अब भारतीय तरीके क्या होता है आपको पता, वो हिंदी वाली हमारी गिनती आती थी, उसमें इस तरीके से लिखते थे हम लोग, इस तरीके से कुछ 1 2 3 बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये 2 बनता है उसमें इस तरीके से, ठीक है। तो वो होती है भारतीय तरीका। एक होता है अंग्रेजी तरीका। अंग्रेजी मतलब जो हम लोग अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है आपके अंग्रेजी तरीका है। इसके अलावा एक होता है रोमन तरीका। रोमन तरीका कैसा होता है, जैसे देखिए ये 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरीके से ये होते हैं हमारे रोमन, ठीक है। तो आपने कई जगह देखे होंगे, ये क्लास में हम पढ़ते हैं जब लिखवाते हैं आपसे रोमन तरीका। तो 3 तरीके होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए है नहीं, कि बस इतना ही इसमें होता है। आगे चीज़ समझते हैं हम लोग। अब आते हैं, देखो ये तो आपने पहले समझ लिया, हमने प्लेस वैल्यू समझ ली आपको, ठीक है, यानी कि जो जाति मान समझ लिया हमने। इसके अलावा हमने स्थानीय मान ही समझ लिया, उसके क्वेश्चन भी कर लिए, और अभी आपको करने भी हैं क्वेश्चन कर जाके, ऐसे नहीं कि सिर्फ इससे देख लिया और आ जाएंगे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको मैथ आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि संख्याएं और कौन कौन सी होती हैं, नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखी है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कैसे क्या समझते हैं हम लोग, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेचुरल, देखो वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, नेचुरल नंबर मतलब जो नेचुरल है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक, मतलब कोई लिमिट नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनंत बोलते हैं। जिसको नहीं पता उसको देख ले, इसको अनंत बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/0। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या बन जाता है, वो अनंत बन जाता है, और इसको नहीं परिभाषित कर सकते। ऐसा भी लिखा होता है कई जगह कि परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। अनंत बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी, इन्फानाइट ऐसे ही बोलते हैं लोग, ठीक है। इसका क्या होती है 1/0, 1/0, ठीक है। अपॉन का मतलब क्या होता है, बटा, ठीक है। इसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो यानी कि
एक से लेकर, देखो इसमें जीरो नहीं है, याद रखिएगा, एक से लेकर अनंत तक जो भी है वो क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। जैसे आपके सामने ये नंबर लाइन आ रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो आगे तक ये एरो लगा हुआ है, यानी कि इसकी ये आगे बढ़ता ही जाएगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, ये हो गई आपकी प्राकृत संख्याएं। अब देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्याएं। अब देखो क्या थी कि प्राकृत संख्याएं थी लेकिन वो पूर्ण नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसमें जीरो नहीं था। तो हमारे देश के एक महान गणितज्ञ आए, क्या नाम था उनका? उनका नाम था आर्यभट्ट जी। उन्होंने कहा कि चलो मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, यानी कि इसे क्या करता हूँ, पूरा कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जीरो की खोज की। क्या किया उन्होंने? जीरो की खोज की। और उसके बाद ये संख्या, यानी कि जो संख्या, जो नंबर थे वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, यानी कि होल नंबर बन गए। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो सिंपल सा आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग कि बस एक के आगे जीरो लगा दो और 0 1 2 3 4 5 और अनंत तक। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये हैं आपके होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको। देख लेते हैं इसको एक बार। देखो ये रख आ गया आपके पास डायग्राम। यहाँ पर जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है, वो क्या आपका होल नंबर है। और ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँचा है, ये जो 1 से स्टार्ट है वो क्या है आपका नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृत संख्याएं हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों समझा रहा हूँ, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसको आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। मैं दोनों यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गए आपकी दोनों चीज़ें समझने के लिए। अब हम देखते हैं पूर्णांक। अब देखो क्या हुआ कि भाई जीरो आ गया, एक आ गया, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि माइनस भी तो होते हैं भाई। ठीक है, -2 भी होता है, -3 भी होता है। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? आपने प्लस तो बोल दिया हमने कि भाई ये जीरो लगा दिया तो पूर्ण संख्या हो गई, और 1 2 3 से स्टार्ट किया तो प्राकृत संख्या हो गई। और इनको क्या बोलेंगे? तो जहाँ पर दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि दोनों को जुड़ जाते हैं, यानी कि जैसे इसको भी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? पूर्णांक। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन यानी कि जिस पर हम नंबर लिखते हैं। नंबर लाइन पर देखिए यहाँ पर ये माइनस क्या होता है, हमेशा याद रखिए, इधर जो आपके लेफ्ट साइड होता है इसे माइनस कहते हैं, सॉरी, और इसे हम कहते हैं प्लस। ठीक है, तो इधर जब इधर जैसे बढ़ते हैं, देखो, और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे ना और नंबर इंक्रीज होंगे, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। कैसे? अगर आपसे पूछे कोई कि भाई -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, बताओ क्या बड़ा है दोनों में से? हैं? तो आप में से कहोगे ये 2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो ज़्यादा दिख रहा है ना, 2 तो बड़ा ही होता है। नहीं भाई, यहाँ पर 1 बड़ा है, यानी कि जो -1 है वो बड़ा है। अब देखो जैसे समझ लीजिए -1 और -4 में से कौन सा बड़ा है? यहाँ पे -1 बड़ा है, -4 नहीं बड़ा है। यानी कि इसकी जैसे जैसे माइनस में वैल्यू बढ़ेगी, नंबर बढ़ेंगे, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन वहीं अगर इधर की बात करें हम लोग, पॉजिटिव साइड, 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है भाई? दोनों में से 2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा जीरो क्या होता है? अब हमने यहाँ पे प्लस की बात कर ली और माइनस की बात भी कर ली। अगर हम बात करेंगे कि भाई जीरो क्या होता है, तो देखो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, यानी ना तो धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि ये बीच का चीज़ है, इसमें कुछ असर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, तो हमेशा ये याद रखिएगा। तो ये हो गया। तो आई थिंक मैंने आपको, देखिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या सिखाया मैंने आपको। मैंने सबसे पहले आपको बताई फेस वैल्यू, ठीक है, जातीयमान बताया। जातीयमान जो दिख रहा है वो क्या हो गया? उसका जातीयमान हो गया। ठीक है, उसके मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या थे आपके? कि भाई जिस स्थान पर है, जैसे मान लीजिए 3 4 2 1 है, तो 3 का निकालना, तो जितने भी आगे नंबर उतने जीरो लगा दो। ठीक है, वो हो गया आपका स्थानीय मान। फिर इसके हमने अलग क्वेश्चन किए। इसके अलावा और क्या किया हमने? देखिए जरा, ये क्वेश्चन देखो, आपने याद कर लीजिए पूरा, ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, तो जिससे कि आपको ये आप रिवाइज कर सके। इसके अलावा मैं आपको नोटेशन बता दिए कि नोटेशन क्या है, कैसे क्या होता है।
तो भारतीय, अंग्रेजी, रोमन, प्राकृत संख्या क्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती हैं। देखो इनको रट लो, याद कर लो, क्योंकि याद कर लोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि भाई प्राकृत संख्या क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है और स्थानीय मान क्या होता है। ये सब कुछ आपके तकरीबन माइंड क्लियर होगा, तभी आप वो भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ठीक है, ये याद रखिए कि आर्यभट्ट ने जैसे जीरो की खोज की वो पूर्ण हो गया, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं, ये देखिए सामने आपको मैंने पूरा डायग्राम बताया आपको। अब हम एक और देख लेते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या समझ रहे हैं, अभाज्य, भाज्य मतलब जिसमें भाग नहीं जाता है, वो क्या होती है आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। अब भाग्य, भाग किसमें याद रखा, अब इसको देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो एक और केवल स्वयं से विभाजित होती हैं। देखो एक से तो हर कोई संख्या विभाजित हो जाती है और खुद से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 है, 2 या तो 1 से विभाजित होगा या फिर खुद 2 से होगा। कोई और नंबर है जिसे हम इससे विभाजित कर लेंगे, ठीक है। आपने देखा था ये तो छोटा नंबर है, कोई बड़ा नंबर बताओ, ठीक है भाई बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग, 30 ले लेते हैं भाई। अब 13 लगाओ, आपको पहाड़े आते हैं, टेबल आती है आपको कि किस टेबल के अंदर यानी पहाड़े के अंदर 13 आता है, तो आई थिंक किसी में नहीं आता, ठीक है, सिंपल सी बात है। 13 या तो 1 से डिवाइड होगा यानी कि 1 से भाग जाएगा उसमें, या फिर उसके अंदर 13 का ही भाग जाएगा। अब देखो भाग देना तो सबको आता ही होगा आई थिंक, नहीं आता तो वो भी सिखा देंगे आपको, ठीक है, भाग भी सिखा देंगे, भाग कैसे देते हैं, ठीक है। तो 13, तो जो अब आपको याद रखना है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, कौन सी होती हैं, जो एक और केवल स्वयं से विभाजित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब एक बहुत छोटी सी चीज आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई, वो होती है 2। आपको ऑप्शन दे देंगे भाई 0, 1, 3, 2, तो क्या होगा उसमें 2 ऑप्शन होगा, ठीक है। और ऐसी कौन सी है अभाज्य संख्या जो सम भी है, अब आपको सम भी सम मैंने बताया नहीं है, सम भी सुन लीजिए सम क्या होता है। सम संख्याएं वो होती हैं जिनके अंदर 2 का भाग जाता है, ठीक है, याद रहेगा, जिनके अंदर 2 का भाग जाता है वो क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। अब देखो 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है ही और केवल सम संख्या है। इसका मीनिंग क्या है, देखो अभाज्य संख्या समझ में आ गया आपको, तो देखो 2, 3, 5, 7, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखते हैं हम लोग, 11, 13, इस तरीके से चलते जाते हैं आपके, ठीक है। 17 हो गया आपके। तो देखो ये देखो यहाँ पर ये तो सब विषम है। विषम क्या होती हैं, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम होती हैं, जिनमें 2 का भाग जाता है वो क्या होती हैं, सम होती हैं। अभी हम सिखा देंगे आपको पूरा, उसकी भी आपको पीपीटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 2 हो गया, तो देखो सब तो विषम ही है, मतलब इनमें 2 का भाग नहीं जाता है, बस ये ही एक सम संख्या है और सबसे छोटी संख्या भी यही है, ठीक है। तो इतना आपको याद रहेगा। इसके अलावा ये देखिए सामने, अब देखो अब लोग पूछेंगे सर आपने 2 तो बता दिया, एक क्या है भाई, एक न तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, याद रखिए, ठीक है। कोई ऐसे पूछे कि भाई एक क्या होता है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, तो उनको बोलो कि भैया एक कुछ भी नहीं है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। अच्छा आपके सामने ये जो दिख रहा है सामने, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 9 होती हैं। ये आपको रट्टा लगा लीजिए भैया 1 से 25 9, ठीक है। 1 से 50 15, 1 से 75 21, 1 से 100 तक 25, ठीक है। 1 से 25 तक 30, ज़्यादा नहीं तो आप तो इतना तो याद कर ही लेना, ठीक है। ये तो आगे अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए, लेकिन इतना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी, और आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि भाई यहाँ पर देखो 2 दे दिया, 3 दे दिया, 25 दे दिया, और सॉरी ऐसे दे दिया पास के आपको, बिल्कुल है ना, 27, फिर आपको छांटना पड़ेगा कि भाई कौन सा होता है, तो इतना होता है 25 होता है, ठीक है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती हैं। तो ये सारा आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जिसके हम आगे बढ़ेंगे। इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, आपके हर डाउट क्लियर किया जाएगा। देखो कोई भी डाउट रखना मत, ठीक है, एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कुछ भी आपके दिमाग में फंसा रह गया। तो इसलिए
सब कुछ क्लियर होना चाहिए, आपका जो माइंड है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। आगे हम फिर नया इसकी आगे बात करेंगे और जो भी क्वेश्चन है वो देखेंगे।